बहुमत परीक्षण होगा। ये जो पूरी घटनाक्रम है उस पर आपका क्या कहना है? ये घटनाक्रम बहुत स्क्रिप्टेड घटनाक्रम है ना, बहुत मेटिकुलस प्लानिंग हुई। देवेंद्र फडणवीस जी को भी कानों की खबर नहीं थी कि प्लानिंग के किस स्टेज पर उनका इन्वॉल्वमेंट है और किस स्टेज पर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो अनाउंस करते हैं कि मैं सरकार में नहीं, हम सरकार में नहीं होंगे, और आधे घंटे के अंदर पूरी स्क्रिप्ट बदल जाती है। तो जाहिर तौर पर अभी जितना कुछ देख लिया है हमने, बहुत कुछ देखना बाकी है। इतना मैं जरूर जानता हूं, जितनी बंबई से खबर आ रही है कि शिवसेना के विधायक कहीं भी चले जाएं, काडर उद्धव जी के साथ है। सर, जो आप बात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की, उसमें शरद पवार का एक स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि देवेंद्र फडणवीस ने मतलब बहुत खुश होकर के डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया है। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ दबाव है। देखिए, अब जाहिर तौर पर पवार साहब महाराष्ट्र की राजनीति के एक अकेले ऐसे शख्स हैं कि जिनको सबके बारे में खबर रहती है, बहुत पैनी नजर है। अगर वो कह रहे हैं ना, तो उसके गंभीर्य को समझा जाए। और जो मैंने पहले कहा कि स्क्रिप्ट में इतने लेयर्स थे कि खुद वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को भी ये पता नहीं था कि कितने लेयर की उनको जानकारी है और कितने लेयर को दिल्ली की कमान, या यूं कहूं कि नागपुर से चलाया जा रहा था। कांग्रेस की तरफ से जो आरोप है, जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको डाउन करने में लगातार काम कर रही है। देखिए, अब मैं समझता हूं कि जयराम जी ने अब कहा, हमने तो एक सरकार गवाई है ना 2017 में। हम मैंडेट हमारे पास था, ह्यूज मैंडेट था, और फिक्टिशियस ग्राउंड पे इंजीनियर किया गया एक चुनी हुई सरकार, और जिसको मैंडेट नहीं था वो सरकार में आ गया। बीजेपी को मतदाता ने खारिज किया था बिहार में, लेकिन सरकार में आ गए, मंत्री पद संभाल लिया। तो जाहिर तौर पर अब तो मौजूदा बीजेपी के बारे में मैं ये कहता हूं कि इन्हें तो बहुत जल्द एक किताब लिखनी चाहिए किसी अच्छे पब्लिशर से, हाउ टू फॉर्म गवर्नमेंट इवन आफ्टर लूजिंग द इलेक्शन। चुनाव हारने के पश्चात भी सरकार बनाने की कला जो उनके पास है, इसके बारे में किताब आनी चाहिए। अभी उनका दौर चल रहा, आगे लोगों को काम आएगा। सर, उदयपुर की घटना का जिक्र करते हैं। मंत्रियों के साथ जो कन्हैया लाल हैं उनके परिवारजनों से मिले, और चूंकि अब केस एनआईए के हाथों में है, तो अशोक गहलोत ने ये कहा कि फास्ट ट्रैक इसकी जांच होनी चाहिए। एनआईए को भी फास्ट ट्रैक जांच करके और जल्दी से जल्दी दोषियों को जो है सजा दी जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी उनकी सरकार पर आरोप लग रहा है कि उनकी सरकार समय रहते चेती नहीं। कन्हैया लाल ने लगातार कंप्लेन दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और इस वजह से ये देखिए, अब उसमें नहीं जाना है, इसलिए नहीं जाना है कि तब तो परत दर परत कई राज्यों की बातें उगड़ेंगी। तब तो ये भी बात उगड़ेगी ना कि सरकार का विरोध, देश का विरोध कैसे हो जाता। आप गिरफ्तार करके सालों साल सड़ा देते हैं जेल में। अभी मौजूदा एक चीज है इस नृशंस हत्या की, इसकी फौरी जांच और दोषियों पर कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है कि ये अलहदा मामला नहीं है। पूरे देश में इस प्रकार की घटना हो रही है। एक धार्मिक कट्टरपंथ दूसरे धार्मिक कट्टरपंथ को जन्म दे रहा है, और उसके बीच में 75वां वर्ष हम अपनी आजादी का मना रहे हैं। चिंता है, और चिंता इतनी है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जाहिर तौर पर माहौल के जहर की काट के लिए आवश्यक है कि फौरी तौर पर न्याय हो, और कोशिश हो कि हर इस तरह के मामले पर पैनी नजर हो हमारी, ताकि गलियां न बटे, गलियों के बीच में, घरों के बीच में सरहद न हो। सर, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है मेरा। क्रिप्टो करेंसी, जिसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से कई चीजें की जा रही हैं। मीटिंग में भी बहुत सारे, जब भी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई उसमें भी बहुत सारी चीजें हुई, जो स्टेक होल्डर है उनको भी बुलाया गया। अब आरबीआई गवर्नर का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्लियर डेंजर है अर्थव्यवस्था के लिए, लोगों के लिए भी। क्या कहना है? देखिए, मैं तो इस सरकार की कार्यशैली को समझ नहीं पा रहा हूं। आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा वो बहुत लोगों की चिंता है। एक तरफ क्रिप्टो को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, फिर उस पर हम टैक्स, मुझे स्मरण है पिछली दफा हम टैक्स भी उस पर लिया है। तो ये परिपाटी, ये कार्यशैली समझ में नहीं आती है, क्लैरिटी का अभाव है। इसलिए मैं कहता हूं कि कई दफा इस सरकार के मनसा वाचा कर्मणा में इतना कंफ्यूजन दिखता है जिसका असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है।
सर, राहुल गांधी का एक ट्वीट है, आप भी ये बात कई बार कहते रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि दो तरीके के भारत दिखाई देते हैं। एक भारत जिसमें कि हजारों करोड़ के टैक्स जो है उनका एग्जेम्पशन हो जाता है, लोन वेवर होता है। दूसरी तरफ एक गरीब बच्चे को मिड डे मील के लिए या आंगनबाड़ी से मील लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। देखिए, सचमुच है, ये विडंबना है। सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार को जनता ने चुना है ना, हम विपक्ष में हैं। सरकार को क्या यह ना बताएं कि आप ये गलत कर रहे हैं? आप देखिए, नीतियों में साफ फर्क नजर आता है। लाखों करोड़ आप वैभव कर देते हैं एक कलम के एक हस्ताक्षर से, और दूसरी तरफ पाई पाई के लिए मोहताज वो लोग, उनको दर दर भटकना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर यह नहीं है क्या, अभी एक तरफ आप अग्निपथ जैसी चीज ला रहे हैं, 4 साल के बाद अंधेरा उनकी जिंदगी में, दूसरी तरफ 5 करोड़ी पूंजीपतियों के लिए अब सब कुछ समर्पित करते जा रहे हैं। क्या ये फर्क नहीं है? क्या ये फर्क, मैं समझता हूं, हमारी प्रस्तावना के मर्म के अनुकूल है? अगर है तो मुझे कुछ नहीं कहना। सर, एक सवाल बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से विपक्ष ने पैरेलल जो है वो सेशन चलाया, तेजस्वी यादव को उसमें सीएम भी इलेक्ट किया गया, ये किस तरह की रणनीति है? देखिए, रणनीति नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहली बार, बहुत बार जब सदन जन भावनाओं को सुनने के लिए इनकार कर देता है ना, तो एक मॉक पार्लियामेंट लोग या मॉक असेंबली चलाते हैं, एक संदेश देने के लिए कि हमारे ये सरोकार थे, लोगों के सरोकार थे। अग्निपथ पर बातचीत के लिए कह रहे थे ना, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आसमान से चांद मांग रहे थे क्या? तो जो भी पीठासीन हो, उनको जन भावनाओं को सोचना चाहिए। चूंकि उन्होंने इनकार किया, इसलिए समानांतर सत्र बिठाया गया, तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट वो सत्र चला। कम से कम ये तो हुआ कि संदेश लोगों में गया कि आपके मुद्दों के प्रति, युवाओं को खास करके, कि हम गंभीर हैं। लेकिन सर, जो प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष की तरफ से आई, उनका ये कहना था कि जो एक सदन चलाने का जो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, उसका उल्लंघन किया विपक्ष ने। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष में हड़बड़ी है, तेजस्वी यादव को सीएम बना करके वो एक अलग तरीके की। मैं समझता हूं कि जो लोग भी ये टिप्पणी कर रहे हैं ना, वो प्रतिरोध का इतिहास नहीं जानते हैं। संसदीय प्रतिरोध के इतिहास में कई दफा खुद भाजपा ने पैरेलल असेंबली और पैरेलल पार्लियामेंट चलाई है। कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए, तब ये ओछी टिप्पणी, गैर जानकार टिप्पणी नहीं आती।